लेकिन मुझे बिहार में अभी तक किसी ने एसआईआर पर कुछ नहीं बताया। मैंने लोगों से पूछा इससे तुमको कोई हानि हुई है? लगभग 0% लोग, किसी को कोई हानि नहीं हुई है। यहीं जितने बैठे हुए लोग हैं, चाहे कम ही हो, इनमें से किसी को पूछिए क्या किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है जो जेन्युइन है? और बिहार की राजनीति इतनी प्रबल है कि यहाँ पर छोटे से छोटे तबके का आदमी और बड़े से बड़े तबका का आदमी एक वक्त की रोटी नहीं खाएगा लेकिन राजनीति नहीं छोड़ेगा जी। अगर किसी का नाम उसको पता लग गया कि वो कट गया है तो वो दिन रात एक कर देगा, ऊपर नीचे एक कर देगा, बीएलओ को चैन से नहीं सोने देगा और जितने भी अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के उनकी भी नींद हराम कर देगा अगर उसका नाम कट गया है, जब तक जुड़ेगा नहीं। लेकिन सर अगर ऐसा बिहार नहीं की धरती की राजनीति है जी, ऐसा राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की जी, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, महाराष्ट्र हार गए और अब बिहार में भी 1300 किलोमीटर की यात्रा की और अंत में जाकर प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दिलवा दिया वहां से। तो वो अच्छा मेहनत करते हैं लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स, उनसे कोई ऐसा गलत कदम उठवा देते हैं कि सब किए दिए पर फिर से पानी फिर जाता है। लेकिन ये प्रधान तो मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रमोद कुमार जी का। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आलोक वत्स जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत कर रहा हूं आलोक वत्स जी आपसे, उसके बाद प्रमोद कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, ये बड़ा चैलेंजिंग वक्त है चुनाव से पहले। अब कई मुद्दे थे, एसआईआर का मुद्दा था, वोट चोरी के आरोप थे, इसके बाद अब जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, तमाम मुद्दे, तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, तो कितनी चुनौती है, कितनी चुनौती देख रहे हैं? देखिए भवेश जी, मैं पिछले 10 दिन से बिहार में हूँ जी, और बिहार के विभिन्न इलाकों से गुजरता हुआ सीतामढ़ी में भी था 3-4 दिन तक, मुजफ्फरपुर में भी, पटना में भी। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से जिज्ञासा स्वरूप, चूँकि यहाँ बैठे हुए सब बहुत मूर्धन्य पॉलिटिकल लोग हैं, मैंने गांव गरीबों से भी बातचीत की, लेकिन मुझे बिहार में अभी तक किसी ने एसआईआर पर कुछ नहीं बताया। मैंने लोगों से पूछा इससे तुमको कोई हानि हुई है? लगभग 0% लोग, किसी को कोई हानि नहीं हुई है। यहीं जितने बैठे हुए लोग हैं, चाहे कम ही हो, इनमें से किसी को पूछिए क्या किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है जो जेन्युइन है? और बिहार की राजनीति इतनी प्रबल है कि यहाँ पर छोटे से छोटे तबके का आदमी और बड़े से बड़े तबका का आदमी एक वक्त की रोटी नहीं खाएगा लेकिन राजनीति नहीं छोड़ेगा जी। अगर किसी का नाम उसको पता लग गया कि वो कट गया है तो वो दिन रात एक कर देगा, ऊपर नीचे एक कर देगा, बीएलओ को चैन से नहीं सोने देगा और जितने भी अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के उनकी भी नींद हराम कर देगा अगर उसका नाम कट गया है, जब तक जुड़ेगा नहीं। लेकिन सर अगर ऐसा बिहार नहीं की धरती की राजनीति है जी, ऐसा अगर नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की, ये निर्देश देने की या एक तरीके से आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भाई वो भी चुनाव आयोग को, कि अगर संवैधानिक प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई गई तो पूरी ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की उसको रद्द कर दिया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला गया है तो उन्होंने कुछ एडिशंस किए हैं उसमें कि आधार कार्ड को भी मान लिया जाए, लेकिन उन्होंने इसको स्थगित नहीं करने के लिए बोला है, जबकि लोग स्थगन के लिए गए थे कि इसको बंद कर दिया जाए, इसको नहीं होने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संवैधानिक तरीके से इसको आप करते रहिए, एक चीज और ऐड कर दिया है। बट उनकी नजर में ये कोई गलत तरीके से नहीं हो रहा है जी। और आज तक जो ये आरजेडी के लोग मुद्दा विहीन है या जो वो महागठबंधन है, वो लोग नैरेटिव ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की जी, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, महाराष्ट्र हार गए और अब बिहार में भी 1300 किलोमीटर की यात्रा की और अंत में जाकर प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दिलवा दिया वहां से। तो वो अच्छा मेहनत करते हैं लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स, उनसे कोई ऐसा गलत कदम उठवा देते हैं कि सब किए दिए पर फिर से पानी फिर जाता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री की माता को गाली दिए जाने का मामला ये बड़ा पॉलिटिसाइज हो गया है। पॉलिटिसाइज देखिए, अब चुनाव में इसका जिक्र हो रहा है बार बार, बीजेपी कह रही है कि भाई गलत बात है, कांग्रेस भी कह रही है और तमाम जो आपके विपक्षी विरोधी खेमा है वो कह रहा है कि भाई ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कुछ पुराने बयानों को भी कोट करते हैं, तो क्या ये मिसफायर भी कर रहा है बीजेपी को? देखिए, किसी के भी माँ को,
क्योंकि माँ का जो दर्जा है हिंदुस्तान में, भगवान के बाद अगर कोई किसी को मानता है तो अपनी माँ को मानता है जी। और अगर मान लीजिए आज आपकी मैं मंच पे बैठा हुआ हूँ और मेरी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से किसी ने किसी के माँ के लिए अगर कोई गाली दे दी मेरे जाने के बाद, हॉल खाली हो जाने के बाद भी, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि एज अ कप्तान मैं उस चीज को स्वीकारूं और कम से कम ये खेद जरूर प्रकट करूं कि जो कुछ भी हुआ हमारे मन से वो गलत था। जी। लेकिन ना तेजस्वी ने उस बात को स्वीकारा और ना राहुल गांधी ने आज तक उस बात को स्वीकारा। जी। ये टीस बिहार की जनता के दिल में चली गई है और इसका खामियाजा महागठबंधन को आने वाले चुनाव में अवश्य झेलना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, मैं कुछ और सवालों के साथ आऊंगा आपके पास। प्रमोद जी, उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर जैसा कि दावा कर रहे थे आलोक वत्स साहब कि भाई अभी बिहार की जनता में वो चीज़ नहीं है कि भाई हमारा वोट कटा है या इसके जरिए एक कोशिश हो रही है उनके वोट को काटने की, खास करके विपक्षी खेमे के वोट को काटने की। इस पर आपका टेक क्या है? आलोक जी जो कह रहे हैं उससे कितना सहमत है या फिर आपका विचार? आलोक जी का जो कहना है जी। गांव के चौपाल में जहां राजनीति पर चर्चा सुबह शाम होती है, बिहार के गांव की ये स्थिति है। स्टेशन पर सुबह में वो चाय पिएगा वो व्यक्ति जो मतदाता है, आम आदमी है, और अखबार जरूर पढ़ेगा। जी। प्रिंट मीडिया उसकी भूख है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में है। मोबाइल पर जब से आपसे डिजिटल पर आए हैं तब से हर व्यक्ति के हाथ में आपको मोबाइल नजर आएगा। कर्ज लेके मोबाइल पर जानकारी रखना, कहीं से ये सूचना नहीं है। राजनीतिक मंचों से अगर आप कह रहे हैं जी। तो उसका सबूत आप क्यों नहीं वहीं पर दे रहे हैं? आपने जो टीवी चैनल पर दिल्ली में प्रोड्यूस किया वो भी झूठा साबित हुआ। इवन योगेंद्र यादव ने जिसको प्रोड्यूस किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या नाटक हो रहा है। मेरा ये कहना है कि आप मंच पर, आपने दरभंगा के मंच में नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। आम आदमी से आप पूछ लीजिए गांव में जाके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे बड़ी गलती है कि गांव में जा कर के आपने लोगों से पूछा कि आपका नाम कटा तो आपने क्या किया। 1100 रुपये के लिए जो भी पेंशन बिहार सरकार से मिल रहा है उसके लिए महिला सुबह निकलती है और बैंक जाती है। आप पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, पूरा सामान उमान लेकर के, वो कहेगी कि मैं बैंक जा रही हूँ, पेंशन का पैसा आया हुआ है, नीतीश जी वाला पैसा आया हुआ है, मोदी जी वाला पैसा आया हुआ है। तो वो हर चीज़ के लिए जितना एंक्शस है, अनपढ़ महिला, प्रेमचंद की कहानियों का पात्र जो अनपढ़ किसान है वह भी अपने अधिकार के लिए सचेष्ट हुआ है। वो एसआईआर में उसका नाम काट दिया जाएगा। आप जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि गाली देने की बात, कहीं भी आज तक राहुल जी, तेजस्वी यादव ने इस पर खेद नहीं प्रकट किया। मंच उनका था। जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो कोई भी, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव तो मंच पर नहीं थे, ऐसे तो कोई भी मंच पर अगर आप भाषण देख के गए, जब आप उस पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ और उसके बाद मैं उतरूंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी कि मैं जो बोला, आपने जो सवाल पूछा वो मैं बोला, तो आखिर उस सवाल पर आप क्यों नहीं स्टैंड कीजिएगा? आप कहिए कि नहीं साहब झूठी बात है, गाली नहीं, वो तो कंडेम कर रहे हैं। नहीं, उसने कहीं नहीं, उन्होंने, इन दोनों नेताओं ने नहीं किया। जो उनकी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जो प्रेसिडेंट है उसने उसको एक्सपेल्ड किया कांग्रेसी के तौर पर। उस लड़के को, जावेद नाम का लड़का जो मंच पर था, उसको एक्सपेल्ड किया। लेकिन आपने उस पर क्यों नहीं, आपके बीपीसीसी प्रेसिडेंट ने उस वहाँ क्यों नहीं कहा? मुजफ्फरपुर की मीटिंग में आने पर क्यों नहीं कहा? कहीं भी आज भी मैं बता दूं, मैं तो 78 से जर्नलिज्म में हूँ। 91 के चुनाव में जब बैलेट से चुनाव होता था तो 91% चुनाव हुआ था। इसी मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जॉर्ज उम्मीदवार थे, रघुनाथ पांडे उम्मीदवार थे, और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का 90% वाला जो मतदान केंद्र था वहाँ रद्द कर दिया गया, काउंटिंग नहीं हुई। ईवीएम में, जैसा कि मैं जानता हूँ, ये टीएन सेशन के टाइम का है कि ईवीएम में वोट चोरी नहीं हो सकती है। जी। इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे होता है
वो कांग्रेस से ज़्यादा कोई नहीं जानती है। इसी बिहार में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में लेकिन ईवीएम का आप जिक्र कर रहे हैं, ईवीएम के मामले में तो सवाल इससे पहले आडवाणी साहब ने उठाया था, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की थी। आडवाणी जी ने उठाया था जी या आप सही मुद्दे पर आ जी। गए, लेकिन उसके ये कोर्ट में कहाँ साबित हुआ? अगर राजनीतिक मंच पर लोकसभा में हम बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में क्यों नहीं लोग बोलते हैं, विधानसभा में क्यों नहीं बोलते हैं? दस्तावेजी सबूत से हमारे भारत के लोकतंत्र के जो नए राजनेता हैं वो भाग रहे हैं। जी अब आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो बता देंगे, ये धमकी है कि नहीं? कल दरभंगा में मैंने टीवी पर मैंने देखा कि एक मंत्री के विरुद्ध एफआईआर कराने का अच्छी बात है जी, लेकिन आप थानेदार को धमकी मत दीजिए। वो सरकार का मंत्री दे, अपोजिशन का मंत्री दे, ये लोकतंत्र पर हमला है। उस थानेदार को आप नहीं काम करने दीजिएगा, तब तो फिर लोग कहेंगे कि जंगल राज आ रहा है। जी हमने झेला है कि बिहार में नवभारत टाइम्स बंद हुआ लालू जी के टाइम में, और लालू जी के आंखों से पत्रकारों के लिए एक दर्द के आंसू नहीं निकले। अगर सरकार चाहती तो नवभारत टाइम्स खुला रहता, हिंदी का उतना बड़ा अखबार, उसका संस्करण बंद हुआ। तो आपके साथ अभी आपसे पहले राजभर जी बोल रहे थे कि चरवाहा विद्यालय, आपकी वो उपलब्धि जो चरवाहा विद्यालय थी उसका आपने क्या किया? आप 15 महीने सरकार में रहे, 17 महीने रहे। आपके तेजस्वी यादव जी ने उन चरवाहा विद्यालयों का निरीक्षण भी किया कि किस हालत में है। आप सरकार में लौट आए थे नीतीश जी के ही टाइम में, क्या नीतीश जी ने आपको रोका? जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगा इस पर, मैं आऊंगा वापस क्योंकि हाँ, कुछ और ठीक, एक सवाल हैं ठीक। और चूंकि मौजूदा वक्त चुनाव सर पर है, तो ऐसे में कई और सवाल जो हैं जनता के मन में है और मीडिया में भी खूब पूछे जा रहे हैं। आलोक जी, सीट शेयरिंग को लेकर तो अभी कंफ्यूजन हर तरफ है, लेकिन बीजेपी के भीतर क्या स्थिति है, थोड़ा स्पष्ट कर पाएंगे क्या? देखिए, जब कभी एनडीए भी के भीतर, माफ कीजिएगा, हाँ? एनडीए के, जब भी चुनाव आता है तो आजकल तो एक दल नहीं चुनाव लड़ता है। जी ऐसी स्थिति बन गई है कि लोगों को विभिन्न दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ता है। तो स्वाभाविक है जो छोटे छोटे दल हैं वो चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, जितना मैक्सिमम हम सीट निकाल सकें, जी वो हम अपने पाले में ले आएं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स हर साल हमने देखा है, चुनाव के वक्त सीट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त आता है। जी लेकिन एनडीए में इस बात की पूरी सहमति बन जाएगी, किसी तरीके का विद्रोह नहीं होगा, आसानी से जिसको जितनी सीटें मिलनी चाहिए जी हम लोगों की समझ से उतनी सीटें दी जाएंगी और वो उससे संतुष्ट होके एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और बिहार के लोग किसी कीमत पर, लालू यादव ने जब टेक ओवर किया था तो उस समय पलायन 7.5% था और लालू यादव का रेजिम में वो 13.4% पर चला गया। जी आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसका दर 6.5 है। जी तो घटाव तो हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी? जी पुलिस वॉज टोटली करप्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नोवेयर टू बी सीन, न रोड था, न बिजली था, न पानी था, न किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर था। अब आइए इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट जीरो था। अगर यहाँ आए दिन लोगों को आप मार देते या फिरौती के लिए उठा देते तो देश के विभिन्न कोनों से कौन आता यहाँ फैक्ट्री लगाने? जी आज इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, ठीक है, उसका दर वैसा नहीं है जैसा हम अपेक्षा करते हैं। हमें और सुधार करने की जरूरत है। हम ऐसी जगह नहीं पहुंच गए हैं कि बिहार को हमने बिल्कुल, लेकिन अभी का जो ताजा सर्वे रिपोर्ट है जी। कि बिहार का प्रगति सर समय कम है, 13.7% है। समय कम है। एक आखिरी सवाल में थोड़ा सा कम शब्दों में आपसे जवाब चाह रहा हूँ। सवाल है कि इस बार बीजेपी कह रही है, बीजेपी और जेडीयू, खबर ये आ रही है कि भाई एक जॉइंट मैनिफेस्टो जारी करेगी। क्या ये जरूरत पड़ रही है? क्योंकि पिछले अगर 2020 के चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त जॉइंट मैनिफेस्टो दोनों पार्टी ने जारी नहीं किया था। क्या एकजुटता दिखाने की जरूरत पड़ रही है? मजबूरी है क्या कि भाई ये जो बीते कुछ दशक में हुआ, इधर से उधर पाला बदली हुई, इसका असर पड़ा तो अब एकजुट दिखने की एक जरूरत पड़ रही है? देखिए,
2 लाइन में सर। समय और परिस्थिति बहुत सी चीजों में बदलाव लिया देता है। जी तो जो हमारा एक्सपीरियंस है और 20 साल का साथ है उनके साथ, जी तो हम तो लगभग एक दूसरे से पूरी तरीके से घुल मिल चुके हैं। जी तो इसी तहत हम जो नया मैनिफेस्टो लाएंगे जी। वो ज्वाइंट होगा जी। कि अब जो बदहुरे काम बचे हैं उसको पूरा करके बिहार को और प्रगति और गतिमान करना है, और कोई बात नहीं। चलिए सर, समय सीमित था, मुझे चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आलोक वत्स साहब। प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।